हाय मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई वेलकम यू बैक टू दिस सेशन ऑफ ग्रामर। इसके पहले एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें आर्टिकल पर डिस्कशन हुआ था। आर्टिकल को उस वीडियो में इंट्रोड्यूस किया गया था और क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, इसको थोड़ा रिकैपिचुलेट कर देते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल के फंक्शंस क्या होते हैं। ए, एन और द में से ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, जबकि द एक डेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल कैसे इनडेफिनिट होता है और कैसे डेफिनिट होता है, इसको भी एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोगों ने वहाँ पे समझा था। आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अभी हम लोग चर्चा करेंगे ए एंड एन पर कि ए एंड एन क्या है, तो इनके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा हम लोगों को कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब वैसा नाउन जिसको गिना जा सकता है, पहली बात ये है, और जो अकेला होता है, एक होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बॉय एक नाउन है। ये कैसा नाउन है? ये काउंटेबल है। एक है, दो है, पाँच है, ये तो हम गिन सकते हैं ना, तो इसीलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर हम देखें तो बेसिकली नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी इस कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। काउंटेबल वैसे नाउन को कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन कैसे नाउन है? विच कैनॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, ये सब काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में जैसे गुस्सा, प्यार, घृणा, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं उससे गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ, क्वेश्चन होगा कि कितना गुस्सा है। अगर मैं कहूँ कि मैं अभी उससे 98 गुस्सा हूँ, तो ये सही होगा क्या? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि गुस्सा एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। अब अगर काउंटेबल नाउन की बात की जाए तो इसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन में। बॉय अगर है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और अगर हम यहाँ पे 7 बॉयज लिख दें तब ये क्या होता है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। सो नाउन के बारे में क्या पता चला? बेसिकली नाउन काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन गिनने के आधार पर दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल हो सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। कमिंग बैक टू दिस ए एंड एन, अब क्या हम लोग देखते हैं कि ए और एन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि ए और एन को हम लोग यूज करते हैं फॉर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए गर्ल, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, etc. These are the examples. ए को कहाँ पे यूज़ किया गया? ए को यूज़ किया गया कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए
कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले ए, जबकि एन को किसके पहले यूज किया गया, वॉवेल के पहले। यू वॉवेल है तो उसके पहले एन, आई वॉवेल है तो उसके पहले एन। तो पहला सिंपल रूल तो यही हुआ ए और एन में कि ए को हम लोग वैसे नाउन के पहले यूज करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट होता है, जैसे बॉय, गर्ल, और एन को हम लोग यूज करते हैं उस वर्ड के पहले जिसका पहला लेटर वॉवेल होता है, जैसे यू, आई। ए से भी अगर कुछ होगा, मान लीजिए एन, एस, तो वहाँ पर भी हम लोग एन यूज़ करेंगे। तो ये तो बहुत ही फंडामेंटल रूल है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ये हम लोग बचपन से जानते भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो वाला यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2। और ये किस चीज़ पर बेस्ड है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, इसका हम लोग पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स है, जैसे लिखा हुआ होगा NMLA, एन एक्सरे, एन आवर, एन ऑनरेबल मैन। दूसरी तरफ ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, या ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जा सकता है, ए वन आइड मैन, ए वन वे टिकट। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अभी जो रूल नंबर 1 में हमने समझा कि कॉन्सोनेंट से पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एन लिखा गया। कॉन्सोनेंट के पहले एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन लिखा गया। एच एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एन आना चाहिए, सॉरी, इसके पहले ए आना चाहिए, लेकिन एन लिखा गया। उसी तरह से एच के पहले ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन लिखा गया। लेकिन ये सब के सब करेक्ट हैं। हालांकि ये जो वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पहले एन लगाया जाना सही है। क्यों सही है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू दिस साइड। यहाँ पे यू एक वॉवेल है, इसके पहले कायदे से एन आना चाहिए था, इसके पहले भी एन आना चाहिए था। ये ओ है, वॉवेल है, इसके पहले भी एन आना चाहिए था और इसके पहले भी एन आना चाहिए था, बट इसके पहले ए लिखा गया है और ये सब सही है। Then what we observed that and can be used even before a consonant और a can be used even before a vowel। लेकिन किस परिस्थिति में ऐसा होता है इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों को हिंदी के स्वर वर्णमाला की मदद लेनी पड़ती है। स्वर वर्णमाला यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, आह, अंगा। ये हिंदी का स्वर वर्णमाला आपके सामने लिखा गया। अब इसमें देखते हैं कि एमएलए जो वर्ड है इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। MLA, MLA। यहाँ पर ए क्या है, ए इस स्वर वर्णमाला में आ रहा है, इसीलिए इसके पहले एन सही लिखा गया है। उसी तरह से एक्सरे हम लोग कैसे लिखते हैं,
एक्स रे। यहाँ पर ए है, ये स्वर वर्णमाला में आता है, इसीलिए इसके पहले अगर ए लगा देंगे तो गलत होगा, इसके पहले एन लगाना सही है। आवर, इसको हम लोग लिखते हैं हिंदी में ऐसे, आवर। तो यहाँ पे आ है, स्वर वर्णमाला में है, इसीलिए इसके पहले एन लगेगा। उसी तरह से एन ऑनरेबल मैन, हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऑनरेबल मैन, आ से शुरू होता है, इसीलिए इसके पहले एन लगेगा। इज इट क्लियर टू यू? उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू दिस साइड। यहाँ पर यूनिवर्सिटी अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? यू है। यू इस स्वर वर्णमाला में चूंकि नहीं आता, यू स्वर वर्णमाला में नहीं आता, इसीलिए इसके पहले ए लगेगा। उसी तरह से यूनिक, यूनिक में फिर से यू है जो कि स्वर वर्णमाला में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर ए ठीक है। फिर वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे वन आइड मैन लिखा हुआ है। वन हम लोग कैसे लिखते हैं? वन। वह है, स्वर वर्णमाला में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वह लिखा जाएगा। देन वी कम टू दिस वन वे टिकट। यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई की जाती है, वह है तो वह के पहले ए लगेगा। तो ये था अंतर। कभी कभी जो डाउट होता है कि कॉन्सोनेंट के पहले भी आपको एन लिखा हुआ दिखता है, अब वो सही है या गलत है, ये आपको डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब इस पर बेस्ड एरर क्या आ सकता है, मैं एक एरर भी आपके लिए लिखता हूँ। किसी भी सेंटेंस, किसी भी एग्जाम में इस तरह का एरर हो सकता है जो कि इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। कोई सेंटेंस लिखा गया, मान लीजिए माय फ्रेंड स्पेंट ए आवर विद हिज गर्लफ्रेंड। ये सेंटेंस है और आपको कहा जाता है कि इसमें बताइए कि एरर कहाँ पे है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विच आई डिस्कस्ड अर्लियर, तब आपको इसमें कोई एरर दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि आवर के पहले, चूंकि आवर एच से शुरू होता है तो उसके पहले ए लिखा जाना सही है, बट वास्तव में ये गलत है। ए शुड नॉट बी हियर, यहाँ पे होगा एन। क्लियर? एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ। He missed an unique opportunity of his career। अपने करियर का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दिया। ये भी एरर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर यूनिक जो वर्ड है, इसके पहले एन लगाना गलत है। इन प्लेस ऑफ एन इट शुड बी ए। तो इस तरह का एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है, वो मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख कर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें देखिएगा कि क्या, हाउ ब्यूटिफुली दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज्ड। क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, एडेप्टेशन has become and dash part of any climate change strategies। ये एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस हैं यूजुअल, बी फोरमोस्ट, सी
इंडिपेंडेंट और डी है रिक्वायर्ड। दिस इज ए क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में एक एग्जाम में पूछा गया है। अब इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, दिस यू सी, adaptation has become and dash part of any climate change strategies। adaptation का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना। तो ये क्या हुआ है, ये किसी भी क्लाइमेट चेंज की जो स्ट्रैटेजी है, अडेप्टेशन उसका हिस्सा बन चुका है। ये सेंटेंस का मीनिंग यही होगा, ठीक है। अभी जो ए और एन का डिफरेंस हम लोगों ने देखा, तो रूल 1 को अगर हम अप्लाई करते हैं तो चूंकि यहाँ पर एन है, तो एन के बाद कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड यूज नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से फोरमोस्ट मेरा आंसर नहीं होगा और रिक्वायर्ड भी मेरा आंसर नहीं होगा। इज इट क्लियर? देन वी आर स्टक बिटवीन दीज टू वर्ड्स, यूजुअल एंड इंडिपेंडेंट। इसमें हम लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि एन है तो एन के साथ यूजुअल भी यूज हो सकता है और एन के साथ आई भी यूज किया जा सकता है ना। और मीनिंग वाइज अगर हम देखें तो यूजुअल का मतलब होता है आम तौर से, जनरली के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं यूजुअल आम तौर से, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों ही वर्ड मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस सेंटेंस में दोनों ही वर्ड फिट हो जाएंगे। अब डाउट ये होगा कि यूजुअल को टिक किया जाए कि इंडिपेंडेंट को टिक किया जाए। मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चंस होता है उसमें आप जानते हैं कि एक ही आंसर सही होता है, दूसरा आंसर गलत होता है, ठीक है। यहां पर मेरा आंसर होगा सी, यूजुअल मेरा आंसर नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्शन होगा कि यूजुअल क्यों नहीं होगा सर, मीनिंग के हिसाब से तो दिस वर्ड इज वेरी मच सुटेबल फॉर दिस गिवन सेंटेंस, तो ये क्यों नहीं होगा। तो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। यूजुअल अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूजुअल ऐसे लिखेंगे, और ये वर्ड किससे शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, जो कि हमारे हिंदी स्वर वर्णमाला में नहीं आता। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि यूजुअल वर्ड के पहले एंड नहीं लगेगा। सो द ओनली ऑब्वियस आंसर इज इंडिपेंडेंट। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ग्रामर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ग्रामर सिर्फ एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, कई बार फिलर्स में इसका बेहद इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और उस समय जब कुछ सुझाई नहीं पड़ता, मीनिंग वाइज एक जैसे सेंटेंस हो, एक जैसे वर्ड्स होते हैं, या सेंटेंस में अगर हम उनको फिट करें तो दोनों के दोनों वर्ड उसमें फिट होने लगते हैं, उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ग्रामर बिकम्स वेरी हैंडी फॉर अस। और अगर ग्रामर को हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए ये वाला एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज यहीं पे रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए और एन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और उस पर बेस्ड एरर्स क्या क्या आ सकते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आपके मन में ज़रा सा भी डाउट मैं नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और ए और एन के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।